भारत के संविधान की प्रस्तावना में समानता और न्याय की बात की गई है, मतलब इक्वालिटी एंड जस्टिस। आर्टिकल 14 तो हमें कानून के सामने बराबरी का मौलिक अधिकार भी देता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बराबरी जमीनी हकीकत में भी उतनी ही साफ? अच्छा, कभी सोचा है कि न्याय की देवी यानी लेडी जस्टिस की आंखों पर वो पट्टी क्यों बंधी होती है? वो पट्टी इसलिए है ताकि वो ये ना देख सकें कि कटघरे में कौन खड़ा है, पुरुष या महिला। वो सिर्फ तथ्य देखें, सबूत देखें और फिर अपना फैसला सुनाएं। लेकिन दिसंबर 2025 में संसद में एक ऐसा बिल पेश हुआ जिसने इस पट्टी पर ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बिल का नाम है राष्ट्रीय पुरुष आयोग विधेयक 2025। तो क्या ये जेंडर जस्टिस के किसी अधूरे अध्याय को पूरा करने की कोशिश है? चलिए आज इसी पर थोड़ा गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर अचानक से पुरुषों के लिए एक अलग कमीशन की मांग उठी क्यों रही है? क्या ये सिर्फ एक रिएक्शन है या इसके पीछे कुछ ठोस वजह भी हैं? आइए पहले इस बिल के समर्थकों के तर्कों को समझते हैं। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। हमारे देश का जो ढांचा है वो क्या दिखाता है? महिलाओं के लिए 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग बना, अल्पसंख्यकों के लिए 1993 में और बच्चों के लिए 2007 में। लेकिन इस लिस्ट में एक नाम गायब है, पुरुषों के लिए आयोग। समर्थक इसे ही संस्थागत शून्यता या इंस्टीट्यूशनल वैक्यूम कहते हैं, मतलब एक ऐसी जगह जहां पुरुषों की समस्याओं के लिए कोई समर्पित संस्था ही नहीं है। और ये जो शून्यता है, ये तब और भी गंभीर लगती है जब हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2024 का डेटा ये बताता है कि देश में जितनी भी आत्महत्याएं होती हैं, उनमें से 70% पुरुष होते हैं। 70%! ये एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। और जब हम इन आत्महत्याओं की वजहों को खंगालते हैं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। लगभग 1/3 यानी 33% मामलों में वजह पारिवारिक समस्याएं बताई गई हैं। ये आंकड़ा सीधे सीधे उसी संस्थागत शून्यता की तरफ इशारा करता है जहां शायद पुरुष अपनी समस्याओं के लिए मदद मांगने नहीं जा पाते। समाजशास्त्र में इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है, डिस्पोजेबल मेल सिंड्रोम। इसका सीधा सा मतलब है कि समाज अक्सर पुरुषों के दुख और दर्द को उनके जीवन का एक सामान्य हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देता है। इस मांग की जड़ें सिर्फ सामाजिक आंकड़ों में ही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े फैसलों में भी हैं। खासतौर पर आईपीसी की धारा 498A को लेकर, जो दहेज प्रताड़ना से जुड़ा कानून है। 2014 के अरनेश कुमार केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये टिप्पणी की थी कि इस कानून का दुरुपयोग एक हथियार की तरह हो रहा है, जिससे पुरुषों को झूठे मामलों में फंसाया जाता है। बिल के समर्थक कहते हैं कि ये आयोग इसी कानूनी आतंकवाद से पुरुषों की रक्षा करेगा। लेकिन जैसा हम जानते हैं, सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। तो अब देखते हैं कि जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, उनकी चिंताएं क्या हैं, उनके तर्क क्या हैं। इस बिल का सबसे विवादित हिस्सा है झूठी शिकायत करने पर सजा का प्रावधान। समर्थक कहते हैं कि ये तो जरूरी है, इससे कानून का गलत इस्तेमाल रुकेगा। लेकिन आलोचकों को डर है कि इससे एक चिलिंग इफेक्ट पैदा हो सकता है, मतलब जो महिलाएं सच में पीड़ित हैं वो भी सजा के डर से शायद शिकायत करने में हिचकिचाएंगी। देखिए, आलोचकों का मूल तर्क ये है कि भारत आज भी एक पितृसत्तात्मक समाज है। उनका मतलब उस सामाजिक व्यवस्था से है जहां फैसले लेने की ताकत और संसाधन पारंपरिक रूप से पुरुषों के हाथ में रहे हैं। उनका मानना है कि ऐसे में एक अलग पुरुष आयोग बनाना न सिर्फ गैर जरूरी है, बल्कि ये महिलाओं की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों से ध्यान भी भटका सकता है। और कुछ लोगों को ये भी डर है कि ये पुरुषों के बीच एक विक्टिमहुड की भावना को बढ़ावा दे सकता है, जो जेंडर इक्वालिटी के लिए ठीक नहीं होगा। तो ये बिल सिर्फ एक कानून का मसौदा नहीं है, ये असल में जेंडर जस्टिस पर एक बड़ी और बहुत जरूरी बहस की शुरुआत है। तो चलिए ये देखते हैं कि ये पूरी बहस अदालतों से होती हुई संसद तक पहुंची कैसे। इसका सफर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका यानी PIL से शुरू हुआ। जनवरी 2025 में कोर्ट ने इसे ये कहकर खारिज कर दिया कि ये एक पॉलिसी मैटर है, इस पर फैसला संसद को लेना चाहिए। और बस इसी के बाद दिसंबर 2025 में ये एक प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर संसद में पेश किया गया। और हाँ, ये बहस सिर्फ भारत में ही नहीं हो रही है। दुनिया भर में देश इस पर सोच विचार कर रहे हैं कि जेंडर जस्टिस को और ज्यादा समावेशी कैसे बनाया जाए। जैसे यूके में सभी जेंडर्स के लिए एक ही इक्वालिटी कमीशन है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने खास तौर पर पुरुषों के स्वास्थ्य पर फोकस करने के लिए एक आयोग बनाया है। कनाडा जैसे देश जेंडर इंक्लूसिव मानवाधिकार ढांचे अपना रहे हैं। मतलब दुनिया में अलग अलग मॉडल अपनाए जा रहे हैं। और आखिर में ये पूरी बहस एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली विचार पर आकर टिक जाती है कि दर्द का कोई जेंडर नहीं होता। चाहे वो दहेज से प्रताड़ित कोई महिला हो या झूठे केस में फंसा कोई पुरुष, तकलीफ तो तकलीफ होती है।
तो असली सवाल शायद पुरुष बनाम महिला की लड़ाई शुरू करना है ही नहीं। ये कोई जीरो सम गेम नहीं है कि अगर पुरुषों को अधिकार मिलेंगे तो महिलाओं के कम हो जाएंगे। शायद असली सवाल ये है, क्या हम एक ऐसा समाज बनाने के लिए तैयार हैं जहां सबसे कमजोर की मदद की जाए, उसकी आवाज सुनी जाए, चाहे उसका जेंडर कोई भी क्यों न हो।